दोस्तों आज है हमारे साथ अंशुमन जो कि हमारे एक टीम मेंबर हैं। तो थोड़ी देर पहले अंशुमन मुझसे इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो क्वेश्चन सुनकर मुझे लगा कि यही सेम क्वेश्चंस तो हमारी ऑडियंस के भी हो सकते हैं। तो मैंने अंशुमन को कहा कि एक काम करता हूँ कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो वीडियो में पूछना और उसके आंसर्स भी मैं सामने ही दूंगा। तो बताओ अंशुमन, क्या क्या क्वेश्चन है आपके? तो नीरज, एक्चुअली सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो पता है कि एक दिन में होने वाली ट्रेडिंग वगैरह एक्सेट्रा, बट मैं थोड़ा और मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक्स इसके बारे में समझना चाह रहा था, तो उसके बारे में अगर आप बताएंगे थोड़ा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, जब आप शेयर्स बाय करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप शेयर्स बाय करते हो तो आपने आज शेयर खरीदा, आप उसको चाहे 6 महीने बाद बेचो, साल भर बाद बेचो, 10 साल बाद बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है विद इन अ डे, यानी आप आज शेयर खरीदेंगे और आज के आज ही उसे बेचेंगे। तो जब आप किसी शेयर को आज खरीद के आज ही बेचते हैं तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। ओके, तो मतलब आज खरीदेंगे आज ही बेच देंगे, तो इसमें मतलब फ़ायदा क्या है एक ही दिन में? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हो तो अगर कोई शेयर है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यानी डिलीवरी के लिए बाय कर रहे हो, तो ये जो शेयर होगा ये आपको डिलीवरी में भी 100 रुपए का ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे में किसी शेयर को खरीदेंगे तो क्योंकि वहां पर ये कंडीशन है कि आपको उस शेयर को आज के आज ही बेचना है, हाँ। तो अब वो जो शेयर है ना वो आपको अप टू 5 टाइम्स सस्ता मिलेगा। यानी ये जो शेयर है ये आपको मिलेगा 20 रुपीज का। तो पहले जो आप अगर डिलीवरी में शेयर खरीदते तो आप 100 रुपए का एक शेयर खरीदते, अब वही कंपनी का शेयर है और 100 रुपए में अब आप 5 शेयर खरीद लेंगे। तो अब मान लो कि आपने आज बाय किया, इसके बाद जो ये प्राइस है ये 100 से बढ़कर 110 रुपए हो जाती है। तो यानी प्राइस 10 रुपए बढ़ी है, तो आपके पास कितने शेयर है? 5 शेयर है। तो इस केस में आपने लगाए कितने रुपए? 100 रुपए लगाए हैं और आपके पास 10 रुपए प्राइस बढ़ी है क्योंकि आपके पास 5 क्वांटिटी है, तो आपको प्रॉफिट होगा 50 रुपीज का। यानी प्राइस 10% बढ़ी, लेकिन क्योंकि आपने 5 गुना शेयर्स सेम प्राइस में खरीद लिए थे इसलिए आपको 5 गुना ज्यादा फायदा हुआ है। बट एक और चीज अभी समझो कि इसका जो उल्टा है वो भी ट्रू है, क्योंकि यहां पर हमें मार्जिन मिलता है जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो सस्ता शेयर मिल रहा है। तो अब अगर प्राइस जो है वो 10 रुपए गिर जाती, 90 रुपीज आ जाती, तो इस केस में भी आपको 50 रुपए का नुकसान हो जाता। आपने 100 रुपए लगाए थे, आपका आधा पैसा चला जाता। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ये डिलीवरी ट्रेडिंग के कंपैरिजन में, या जो डिलीवरी के लिए आप शेयर बाय करते हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की होती है। तो इस वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसमें ये मतलब बाउंडेशन है कि हमको एक दिन में बेचना ही बेचना है। अगर ऐसा हो कि मतलब अगर हम भूल जाएं, सपोज कि हमने एक इंट्राडे का स्टॉक खरीद रखा है और हम भूल गए, ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए कि इंट्राडे के लिए कोई शेयर बाय किया है तो वो जो शेयर आप बाय कर सकते हैं वो सुबह 9:15 से लेके शाम 3:30 तक मार्केट चलता है, लेकिन इंट्राडे की जो टाइमिंग होती है वो 3:10 से कुछ ब्रोकर्स 3:15 का भी टाइम देते हैं। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में आप बाय कर सकते हैं और इसी टाइम फ्रेम के बीच में आपको उसे सेल करना होता है। तो अब मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे शेयर खरीद लिया, इंट्राडे में खरीदा है, तो आपको 5 गुना सस्ता मिला है। या फिर अगर आपको कुछ केसेस में क्या होगा, मार्जिन हर बार नहीं है ये 5 गुना मिलेगा। अच्छा, वो डिफरेंट होता है। हाँ, डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें हो सकता है 3 टाइम्स मिले, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, उनमें आपको कोई भी मार्जिन ना मिले। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिल जाता है। तो हम मेन जो क्वेश्चन जिसपे हमारी बातचीत चल रही थी वो ये था कि अगर हमने कोई शेयर खरीद लिया, तो होता है कि आपने कोई शेयर सुबह इंट्राडे में खरीद लिए और आपने मान लीजिए 1000 रुपए के शेयर खरीद के रख लिए, और अब आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी हो गई जिस वजह से आप बिल्कुल भूल ही गए कि आपने शेयर्स बाय किए थे और आप उसे सेल नहीं किए। तो इस केस में क्या होगा कि क्योंकि जब आप बाय करते हैं शेयर्स वो आप अपने ब्रोकर के थ्रू करते हैं, तो आपका जो ब्रोकर होगा वो जैसे ही 3:15 का टाइम होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ में उस शेयर को सेल कर देगा। यानी आप शेयर सेल नहीं भी करेंगे तब भी वो शेयर ऑटोमेटिकली सेल होना ही है। तो मतलब उसमें जो भी हो, भले ही प्रॉफिट हो लॉस हो, वो होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपने एक शेयर को जब बाय किया है तो उसको पूरा मॉनिटर करना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग है, अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हो सकता है कि बड़ा हो जाए प्रॉफिट या लॉस बड़ा हो जाए। और ऐसे में अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली शेयर को सेल कर रहा है ना, तो उस केस में जो चार्जेस होते हैं वो कई बार ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, और अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है, आपको लगता है आप भूल रहे हो, तो उस जगह पे आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लो। वैसे तो मॉनिटर करते रहो, या फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप लिमिट ऑर्डर या अपना
स्टॉप लॉस ऑर्डर साथ में लगा के रखें। अच्छा, इसमें आपने जो चार्जेस की बात की है, तो एक जब हम स्टॉक बाय करते हैं फिर सेल करते हैं तो वहाँ पे भी हम एक चार्ज देते हैं, आई थिंक 20-30 रुपये का जितना भी है, तो वो ही सेम होता है यहाँ पे या वो अलग होता है? बल्कि देखो, जब आप डिलीवरी के लिए शेयर बाय करते हैं वहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं देनी होती है, वहाँ पे कई तरह के आप पे टैक्सेस लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो आपसे डिलीवरी के लिए जब आप शेयर बाय करते हैं कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो वहाँ पर ही इंट्राडे में बाय करोगे, एफएनओ में बाय करोगे, कमोडिटी में बाय करोगे, ज़्यादातर में जो आजकल चार्जेस चलते हैं वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार ऑर्डर लगाया, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो आपके 20 रुपये ब्रोकरेज कटेगी, और अगली बार जब आप उसको सेल करेंगे तब दोबारा से 20 रुपये ब्रोकरेज कटेगी, और ये 20 रुपये नहीं होगा, इसके ऊपर प्लस जीएसटी होगा, तो 23, 24, 25 मान के चल लो, इतना रुपये आपका जाएगा। अब देखो, मुझे पता है कि ये जो कंसेप्ट होता है ना, इन्हें थ्योरेटिकली समझना मुश्किल होता है, तो मैं थोड़ी चीज़ें तो मैं प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है, ठीक है। तो जब भी आप कोई शेयर बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जब आपके पास अपना डीमैट अकाउंट होगा तो डीमैट अकाउंट में जब आप लॉग इन कर लेंगे तो उसके बाद जो भी शेयर आप बाय करना चाहते हैं आपको उस शेयर का नाम सर्च करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ITC का शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके उस स्टॉक का नाम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ITC लिख के सर्च किया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको डिलीवरी का दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं एक शेयर डिलीवरी में खरीदना चाहता हूँ, तो इस शेयर की प्राइस कितनी चल रही है? 436 रुपीज़, और ये हमें कितने में मिल रहा है? 436 रुपीज़ में ही मिल रहा है, यानी इतना ही पैसा हमें देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ इंट्राडे में, तो अब देखो, अभी क्योंकि जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस टाइम पर अभी मार्केट टाइमिंग नहीं चल रही है, बट फिर भी आप देखो कि अगर मैंने इसको चेंज किया इंट्राडे पे, तो अब एक शेयर हमें कितने का मिल रहा है? 87 रुपीज़ का, यानी ये हमें 5 गुना सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप डिलीवरी में बाय करते तो आपको एक शेयर मिलता, इंट्राडे में बाय करने पर आपको 5 शेयर मिलेंगे। तो उसके बाद आज के दिन पे ये जो स्टॉक है ये 1% बढ़ा है। तो इसमें मतलब 5x का मार्जिन है। हाँ, तो ज़्यादातर में आपको 5x का ही मार्जिन देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बट आपको दिखाई दे रहा है कि आज ये जो स्टॉक है ये 1.12% बढ़ा है। अगर 1% भी आपने इसका कैप्चर किया होता, तो अगर आपने इस प्राइस पे किया होता तो आपको सिर्फ 4 रुपये का फायदा होता। लेकिन आपके पास 5 गुना ज़्यादा शेयर है, तो आपको इस केस में कितना फायदा होगा? 20 रुपये का फायदा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वो आप 400 रुपये से तो नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इस अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करोगे तो मैंने आपको बताया कि ब्रोकरेज ही 20 रुपीज़ है। तो भले ही आपको प्रॉफिट हो भी जाता, लेकिन तब भी आप लॉस में रहते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये होने चाहिए, वो भी सीखने के लिए। अगर एक्चुअल में पैसे कमाने हैं तो मुझे लगता है कम से कम 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये आपको चाहिए पड़ेंगे। लेकिन जब आप नए हैं तो उस टाइम पर आपको सीखना है, तो एकदम से इतने पैसे आपको नहीं लगाने चाहिए। आप अपनी जो शुरुआत है वो आप 5,000, 7,000, 8,000 रुपये से कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपने इस जगह पे 1 लाख रुपए लगाए होते हैं, तो 1 लाख पे का 1% होता है 1,000। बट आपके पास जब आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे होते हैं आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता। तो मार्केट में आपके जेब से 5 लाख रुपए लगे होते, तो आपने कमाए होते 5,000 रुपये। तो वो एक डिसेंट अमाउंट बनता। तो इसलिए जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो थोड़े ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा नीरज, ये जो मार्जिन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ये तो मेरे समझ में आ गया है, आई होप बाकी लोगों को भी आ गया होगा समझ में। लेकिन अभी भी मेरा एक डाउट है, और ये बहुत बड़ा डाउट है एक्चुअली, कि मैंने सुना है, ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह हैं कि अभी भी मतलब जो 89 to 90% ट्रेडर्स जो होते हैं उनको ट्रेडिंग में लॉस ही होता है। तो मतलब उसके बारे में फिर क्या कहना है आपका? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और वो भी हम स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। जबकि आपने जो रिपोर्ट सुनी है कि 89% ट्रेडर्स को लॉस होता है, उसमें कहा गया है कि वो जो लॉस होता है वो FNO सेगमेंट में होता है। यानी अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर 89% ट्रेडर्स अपना नुकसान करवा रहे हैं, जिसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी हैं। जैसे जब आप FNO में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक को बाई नहीं करते, वहाँ पर आप उसके एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर रहे हैं। अब वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ होती है, बहुत सारे ज़्यादातर लोग आते हैं वो उसकी टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो क्योंकि वो उस टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो वो बिना सोचे समझे कुछ भी बाय कर लेते हैं। और ये जो FNO होता है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मतलब हो सकता है कि आपने कोई ऑप्शन FNO में बाय किया सुबह 100 रुपये में, और शाम को उसकी प्राइस 0.5 पैसे रह जाए, या 0.05 पैसे रह जाए। तो ये होता है, ये मैं ऐसी कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ।
तो क्योंकि लोगों को ज्यादातर नॉलेज ही नहीं है, वो कहीं से सुनते हैं कि भाई यहाँ पे तो पैसा 4 गुना भी होता है, क्योंकि अगर ये 100 का है शाम को ये 1000 का भी हो सकता है। ओके। तो क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है तो वो इसमें कूद जाते हैं और इसलिए वो अपना नुकसान करवा रहे हैं। दूसरा, जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, वहां पे क्या होता है कि जो टाइम है वो आपके अगेंस्ट में काम करता है। मतलब मान लो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी खोल रखा हमने, निफ्टी सुबह ओपन हुआ था सेम 22,465 में, ओके। और इस टाइम पर कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपने बाय किया जिसकी प्राइस थी 100 रुपए। अब शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर भी मान लो सेम इसी प्राइस पे निफ्टी क्लोज हो गया, तो इस टाइम पर इस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस कितनी होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए, अगर प्राइस सेम है तो होनी सेम ही चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक पूरा दिन घट चुका है, ओके। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन होते हैं इनकी एक एक्सपायरी होती है, तो वो एक्सपायरी के पास आता जा रहा है, जिस वजह से भले ही सेम जगह पे आके वो क्लोज हुआ है, लेकिन इसकी जो प्राइस होगी वो शायद 70 रुपीज रह जाएगी या 60 या 50 भी रह सकती है। क्योंकि ये एफएनओ काफी ज्यादा टेक्निकल चीज होती है, इसको जनरली लोग हेजिंग के लिए यूज करते हैं, बट अब डायरेक्टली बिना सोचे समझे लोग बाय कर रहे हैं, फिर नुकसान भी खा रहे हैं। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर भी हैं, लेकिन जो वो रिपोर्ट थी मैं आपको क्लियर कर रहा था कि वो एफएनओ पे थी, तो एफएनओ में जाओगे तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जाना है वो आगे चल के सोचना, पहले शुरुआत हमेशा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से ही करनी चाहिए। तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्योंकि आप डायरेक्टली स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि एक स्टॉक सुबह 100 का हो शाम को 0 हो जाए, उसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा 4-5% बढ़ेगी, 4-5% घटेगी, और आपको मार्जिन भी 5 टाइम्स का मिलना है, तो पूरा पैसा डूबने के चांसेस रेयरेस्ट हैं। और इसके साथ ही अगर आप कुछ रिस्क मैनेजमेंट के तरीके यूज करेंगे तो वहां पर आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि जो बिगिनर्स हैं उनको इंट्राडे ट्रेडिंग से अगर शुरुआत करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो जो रिस्क मैनेजमेंट के तरीके वो भी मैं आपको अभी आगे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से बिगिनर के लिए इंट्राडे जो ट्रेडिंग है वो सही है, और मतलब वो बाकी जो ट्रेडिंग है फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह तो उनसे ज़्यादा सेफ है, उसमें रिस्क कम है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करें, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल भी होती है, तो उससे काफी ज्यादा सेफ है इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अगर हम डिलीवरी की बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की है। तो नीरज, सपोज चलिए अब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए एक आई थिंक पढ़ना तो पड़ेगा ही, सीखना तो पड़ेगा, उसको बिना सीखे तो कैसे होगा। तो उसका अगर आप बता देते कि मतलब एक प्रॉपर रोड मैप की, कैसे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें मुझे सीखनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं देखो अभी बेसिक्स तो मैं बहुत सारे क्लियर कर ही रहा हूँ, ऑडियंस के भी बेसिक्स हमारे क्लियर हो ही रहेंगे। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो बेसिक्स जो हैं वो तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करना भी चाहते हो तो बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें होंगी जो आपको सीखनी होंगी, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं उससे नहीं होगा, आपको खुद से एनालिसिस करना सीखना होगा। बट फिर भी क्या क्या सीखना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो देखो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ट्रेड करेंगे, और वो जो डीमैट अकाउंट होगा उसको सही से यूज करना सीख लें। कहाँ पर आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है, मार्केट ऑर्डर लगाना है, ये टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार वीडियो देखोगे, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को देखोगे आपको आराम से समझ आ जाएगा कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपने डीमैट अकाउंट और उनका जो ऐप है उससे रिलेटेड सीख लेंगे। ठीक है, अब जब आपको ये चीज़ें आ गई हैं, तो अब जो नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। आपको ट्रेड लेना तो आ गया है, लेकिन कौन से स्टॉक में आपको बाय करना है या ट्रेड करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितने ही अच्छे से आपने एनालिसिस कर लिया, कितने ही अच्छे से शेयर बाय करना सेल करना आपने सीख लिया, लेकिन सही स्टॉक को अगर आपने नहीं चुना तो फिर वो स्टॉक मूवमेंट ही नहीं देगा, तो पूरे दिन आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे, या हो सकता है आपने गलत स्टॉक चुन लिया और वहां पे आपका नुकसान हो गया। ओके, तो स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्टॉक सिलेक्शन है, देखो इसके ऊपर हमने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं किस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। लेकिन इन जनरल, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मैं ये चीजें बता रहा हूं, तो इन जनरल आपको क्या क्या एक स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले देखना चाहिए, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो निफ्टी के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं, या स्टॉक मार्केट के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 का भी एक इंडेक्स होता है, उन्हीं स्टॉक्स को चूज कीजिए। बहुत रेयर केस में आपको कोई मिड कैप स्टॉक लग रहा है, आप उसको चूज कर लीजिए, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स को बिल्कुल भी चूज मत करना, क्योंकि सबसे पहला रीजन है कि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। स्मॉल कैप का मतलब है छोटी छोटी कंपनी। नहीं, बट जैसे ट्रेडिंग में तो आई थिंक वॉलेटाइल स्टॉक्स ही चाहिए होते हैं ना। बट
एक वॉलेटिलिटी है, अगर अचानक से बढ़ रहा है और वो अचानक से गिर गया, ऐसा स्टॉक तो नहीं चाहिए ना, ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए हमें चाहिए जिसकी मूवमेंट को हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकें। तो पहला स्मॉल कैप को इसलिए अवॉइड करना है, और ये भी उतना इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स को ना मैनिपुलेट करना आसान होता है। उनमें जो वॉल्यूम होता है वो, अगर कई बार क्या होगा कि लिक्विडिटी उसमें एकदम से अचानक से उसमें बड़ी बाइंग हो जाएगी, अचानक से सेलिंग हो जाएगी, तो क्योंकि वो छोटी कंपनी है उसको, उस पर अगर आपने 100 करोड़ 200 करोड़ डाल दिए, 100-200 भी बड़ा बात कर रहा हूँ, अगर कोई 200 करोड़ की कंपनी है उसमें आपने 20 करोड़ भी डाल दिए, वो पूरा स्टॉक ऊपर नीचे चला जाएगा। तो उसको आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए हमें उन्हें अवॉइड करना है। और इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि उनमें आपने अभी बाय तो कर लिया, लेकिन ये आपको आज के आज सेल करना है। तो अगर आपने कोई छोटा स्टॉक बाय कर रखा है, हो सकता है शाम तक आप उसे सेल ही ना कर पाए क्योंकि कोई बायर ही नहीं है, और उस पर आपको फिर पेनल्टी वगैरह लग सकती है, बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेटर रहता है कि आप जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हीं में इंट्राडे ट्रेडिंग करो, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जिनके नाम आपने सुन रखे हैं आप उनमें इंट्राडे ट्रेडिंग करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें और भी आप देख सकते हैं, जैसे आप न्यूज़ को, अब दो चीज़ें हैं, दो ओपिनियन है यहाँ पे। कई लोग होते हैं वो कहते हैं न्यूज़ को ट्रेड करो, कई लोग होते हैं न्यूज़ को अवॉइड करो। ये आपके ऊपर है कि आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ को ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे वॉलेटिलिटी होगी, या तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा किसी न्यूज़ की वजह से स्टॉक, या बहुत तेज़ी से गिर जाएगा, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार इसका उल्टा भी होता है, न्यूज़ पॉजिटिव आई, स्टॉक गिर गया। जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, टाटा मोटर्स की जो न्यूज़ आई थी, मतलब टाटा मोटर्स के जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे उसमें शायद 200% का प्रॉफिट आया था, लेकिन उस दिन स्टॉक 7 से 8% गिर गया था। तो हम न्यूज़ को अवॉइड करें, वो हमारे लिए बेटर रहता है। तो जो स्टॉक्स पे न्यूज़ आने वाली है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ये बेटर रहेगा। बट आप जब थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, आप कोशिश करें तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हैं, बट एज अ बिगिनर मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टॉक सिलेक्शन में आपने देखना है कि स्टॉक बड़ी कंपनीज का होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, मतलब आसानी से आप उसे बाय कर सके, सेल कर सके। तीसरा, न्यूज़ वाले स्टॉक्स को शुरू में अवॉइड करो तो बेटर रहेगा। बाकी स्टॉक सेलेक्ट करना कैसे है, उसके लिए हमने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं, उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो ओके, तो स्टॉक सिलेक्शन तो ठीक है, मैं उन वीडियोस से सीख जाऊँगा। बट देन उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें ट्रेड भी लेने होंगे, तो वो ट्रेड मतलब किस बेसिस पे वो हम लेंगे? देखो, सबसे पहले स्टॉक जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके पीछे एक रैशनली होगा क्यों हम उसे सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो कोई ऐसा स्टॉक है जिसने अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है, तो ये एक बेसिस होता है। ठीक है, तो हम कौन से बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो उसमें आपको करना होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। अभी तो हमने निफ्टी खोल रखा है एग्जांपल के लिए, टाटा मोटर्स ही मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये सारे जो भी स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एग्जांपल है, तो उन्हें एग्जांपल की तरह ही लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये बताया आप इसी को बाय कर लो, क्योंकि आज क्या हो रहा है कल क्या होगा नहीं कहा जा सकता। तो ये एक स्टॉक है। अब इस स्टॉक का एनालिसिस कई तरीके से किया जाता है। इसको हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम ये जो कैंडल्स हैं इनको एनालिसिस करते हैं। और ये जो कैंडल्स हैं ये बेसिकली एक स्टॉक की प्राइस है। प्राइस अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो इसका मतलब इस टाइम फ्रेम में प्राइस बढ़ी है। अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो इसका मतलब है इस टाइम फ्रेम में प्राइस गिरी है। तो अब कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं। दूसरा, कई सारे कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं। प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है जिनको हमें अप्लाई करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में या एक टाइम पे उसको कवर करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप चाहेंगे तो उसको भी नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे। वैसे ये सब चीज़ों के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसमें क्या है कि देखो, टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो पहले हुआ है शायद वो बाद में भी होगा, और उसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। तो अब आप देखो, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते क्योंकि अभी बिगिनर्स के लिए वीडियो। तो और आप भी एज अ बिगिनर हैं, तो अगर हम एडवांस में चले जाएंगे तो समझना थोड़ा शुरुआत में मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस पहले नीचे गिरी, इस पॉइंट में आने के बाद प्राइस यहाँ से वापस बढ़ी, इस पॉइंट में आने के बाद प्राइस वापस नीचे गिर गई,
फिर यहाँ से बढ़ी और सेम जो पहले वाला लेवल था उसके आसपास ही जाने के बाद प्राइस वापस नीचे गिरी। फिर इस लेवल के आसपास आपको दिखाई दे रहा है कि बार बार प्राइस यहाँ पे जा रही है, नीचे गिर जा रही है, यहाँ पे जा रही है, नीचे गिर जा रही है, उसके आसपास ही यहाँ पे गई, फिर नीचे गिर गई, फिर वहां पे गई, फिर नीचे गिर गई, फिर उसी लेवल के आसपास जा रही है, नीचे गिर जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो शायद ऐसा है ना यहाँ पर कि बार बार प्राइस इस लेवल पे जाने के बाद नीचे गिर रही है। तो ये जो लेवल है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके। तो अगर कभी ऐसा होता है कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रीजन था जिस वजह से प्राइस नहीं बढ़ पा रही थी, अब शायद वो रीजन हट चुका है और बहुत सारे लोग बाय करने में इंटरेस्टेड हो चुके हैं जिस वजह से प्राइस बढ़ रही है। ओके। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप स्टॉक को एनालाइज करते हैं। इसका उल्टा होता है सपोर्ट। अब आप देखो कि अगर हम इसी जगह पे देखें तो यहाँ पर प्राइस इस लेवल पे गई या इस लेवल पे गई, यहाँ से वापस बढ़ गई, फिर इस लेवल पे गई, बढ़ गई, फिर इस लेवल पे गई, बढ़ गई, फिर इस लेवल पे गई, बढ़ गई। तो ये वाला जो एरिया है, इधर पे भी देखोगे, ये वाला जो एरिया है, मैं एक लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये जो एरिया है ये आपको एक सपोर्ट की तरह लग रहा है क्योंकि बार बार जब प्राइस जा रही है वापस उछल के आ रही है, जैसे वो क्रेजी बॉल होती थी ना बचपन में, उसे नीचे फेंकते थे वापस आती थी। हाँ। तो वो सपोर्ट पे आई और ऊपर फेंकते थे छत पे तो नीचे आ जाती थी। ओके। तो बिल्कुल ऐसा ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये भी हमने वीडियो बना रखी है, उससे आप सीख सकते हैं। ये एक तरीका होता है जिससे आप एनालाइज करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। देखो अगर मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं स्लो दौड़ रहा हूँ, ठीक है, अचानक से मैं तेजी से दौड़ने लग गया, तो अगर मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ इसका मतलब मैं तेजी से कहीं जाना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे दौड़ रहा हूँ इसका मतलब शायद अभी मैं स्लो ही चलूंगा। तो अगर मैं अचानक से तेजी से भागने लगा हूँ तो इसका मतलब मैं आगे, बहुत आगे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसको हम पता कर सकते हैं कि तो अब मेरी जो स्पीड है वो तो आप सामने से देख लोगे, लेकिन प्राइस की जो स्पीड है इसको देखने के लिए हमें देखना होता है उसके मूव करने का एवरेज। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस किस एवरेज से पहले बढ़ रही थी और अब किस एवरेज से बढ़ रही है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। आपने इसमें सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वेटेड मूविंग एवरेज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर भी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो तो को ये देख सब सकते हैं। मतलब मूविंग एवरेज लेकिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। आप सिंपल मूविंग एवरेज को ही समझ लोगे या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इससे। ठीक है, तो ये है वो लाइन। अब यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस गिर रही थी, ठीक है, बट प्राइस ने यहाँ से बढ़ना शुरू किया और अपनी ये जो एवरेज की लाइन थी ना इसको तोड़ दिया। ओके। इसका मतलब है वो अपने एवरेज से ऊपर चली गई। पहले ये जो प्राइस थी यहाँ पर अपने एवरेज से ऊपर चली गई, तो जैसे ही वो एवरेज से ऊपर गई, मतलब जिस स्पीड से भाग रही थी वो अब उससे तेजी से भागने लग गई। उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस ने एक बड़ा जंप लिया। ओके। अब हर बार ऐसा नहीं होगा, कोई भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो हमेशा काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज ऐसी है जो हमेशा काम कर रही होगी तो फिर दुनिया में लोग काम धाम छोड़ के सिर्फ यही करेंगे। ठीक है, ओके, बट एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि सपोज ये जो कैंडल्स हैं या प्राइस जो है उसने ऊपर की साइड को इस लाइन को कट किया है, तो तभी हमको एंट्री लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे नीचे को भी कट कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह का ट्रेड होगा फिर? तो देखो जब प्राइस नीचे की तरफ काटती है, इसका मतलब प्राइस अभी भाग रही थी बट अब वो अपने एवरेज से नीचे आ गई है। जो उसका पिछले, यहाँ पे हम 9 पीरियड का एवरेज यूज कर रहे हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हम 20 पीरियड का यूज कर सकते हैं, यानी 20 कैंडल का, 50 कैंडल का यूज कर सकते हैं। तो अब अगर वो अपने एवरेज से नीचे आ गई है तो शायद अब गिरने वाली है। देखो इस केस में आपने देखा कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख लिया बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ी। तो वही मैंने कहा है कि हर बार काम नहीं करेगी, तो इसलिए हमने कुछ कंफर्मेशन भी यूज करने होते हैं। सिर्फ एक तरीके के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना होता है। ये सबसे ज्यादा जो टेक्निकल काम है, जब आपने ये सीख लिया तो फिर समझो कि आपका बहुत हद तक काम हो गया है। तो ये एक तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस करने का। बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझना है, स्टॉक सिलेक्शन को डिटेल में समझना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर हमने 2-3 वीडियो बनाई है, उनको देख लो। अभी तक बेसिक चीज़ें समझ गई, बस 2-3 वीडियो और देख लोगे, स्टॉक सिलेक्शन समझ आ गया, कैसे स्टॉक ढूंढना है। 2-3 तरीके आपको मिल गए स्टॉक सिलेक्ट करने के। उसके बाद 5-6 वीडियो और देखनी पड़ेंगी। ठीक है, मेहनत का काम है बट पैसे कमाना आसान भी नहीं है। हाँ, तो नीरज मेरा वैसे एक और क्वेश्चन था, मतलब जैसे हम स्टॉक कुछ खरीदते हैं, कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, तो उसमें जब भी प्राइस बढ़ती है तो हमको उसमें प्रॉफिट होता है। बट मैंने एक और कॉन्सेप्ट इंट्राडे का ही मैंने सुना था, जब मैंने थोड़ी बहुत भी इसमें रिसर्च की थी, तो उसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर प्राइस गिरे तब भी उससे हम प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। तो आपका क्वेश्चन है कि प्राइस बढ़ रही है तब तो ठीक है, मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन प्राइस गिर रही है, अगर मुझे पता है कि प्राइस गिरने वाली है तो मैं इसका फायदा क्यों नहीं उठाऊं? इसका भी तो मुझे फायदा उठाने का कोई तरीका होना चाहिए ना। तो इसका भी तरीका होता है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट सेल करना। ओके, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हमने एक शेयर को बाय किया था। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको मान लेते हैं कि आपके पास ये जो शेयर है टाटा मोटर्स का, आपको लगा कि इस शेयर की प्राइस गिरने वाली है, तो आपने 100 रुपए की प्राइस में इस शेयर को सेल कर दिया। ओके। अब आप कहोगे मेरे पास तो शेयर था ही नहीं, मैंने कैसे बेचा? तो यहाँ पर आपका जो ब्रोकर है वो आपकी हेल्प करता है। आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे ही अपने डीमैट अकाउंट में जाएंगे वहाँ पर सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सीधा, आपके पास नहीं हो वो शेयर, आपको मतलब नहीं है, आपने 100 क्वांटिटी सेल कर दी, तो आपके नाम से आपका जो ब्रोकर होगा, क्योंकि आपके पास भले ही शेयर नहीं है, आपके ब्रोकर के पास तो है, वो आपके बिहाफ पे 100 शेयर को बेच देगा, जिसके लिए वो ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अब 100 शेयर मान लीजिए आपके नाम पर उसने सेल कर दिया है, और वो आपने, मतलब आप ही ने सेल किए हैं, तो वो आपने मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस में किया है, तो ये कैलकुलेट करके होता है 10,000 रुपए। तो आपने सुबह 10,000 रुपए देकर शेयर को बेच दिया, यानी 10,000 में शेयर को बेच दिया। अब प्राइस गिरकर आ गई 90 रुपीज, ठीक है? तो अब शाम को आपको वापस बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर ने उधार दिया है, रिश्तेदारी नहीं है वो, तो आपको वापस उसको करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए प्राइस गिर के 90 रुपीज आ गई, तो शाम को उसे आपको बाय करना होगा उन्हीं 100 शेयर्स को। अगर आप नहीं बाय करोगे, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे बाय कर लेगा, ठीक है? तो आपने सुबह एक चीज को 100 रुपए में बेच दिया था, अब प्राइस आ गई है 90 रुपीज, 90 रुपीज में आपने बाय कर लिया। तो 100 शेयर अगर आप 90 रुपीज में बाय करोगे तो वो होगा 9,000 रुपए। ओके। यानी पहले आपने एक चीज को 10,000 में बेच दिया, शाम को 9,000 में खरीद लिया, तो तब भी आपकी जेब में 1,000 रुपए बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्राइस गिरने पे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट सेलिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा बहुत मेरे समझ में आ गया है वैसे, लेकिन आपने अभी जो भी बातें बोली उसको फिर से थोड़ा आप थोड़ा रिवाइज कर देते कि मतलब क्या क्या एक्चुअली मुझे सीखना क्या क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो टेक्निकल एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में एक बार बेसिक समझ लेना कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसमें डिटेल में हमने चीज़ें समझा रखी क्या क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में। इसके बाद प्राइस एक्शन आपको सीखना होगा, जिसमें हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना होता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, ठीक है? इसके अलावा आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो चीज़ सीखनी होगी। अब हर एक चीज़ बताऊंगा ना, शायद 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ओके। तो और ऊपर से हमने ऑलरेडी उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके। इसके ऊपर हमने 3 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो उसमें और भी कुछ ऐड कर रखी है, उन वीडियोस को देख लेना। Okay. उससे आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रही है ना, इनका कुछ मतलब भी होता है, ठीक है? इसमें हैमर कैंडल होती है, बहुत सारे टाइप की कैंडल्स होती है, मॉर्निंग स्टार मतलब होता है, अलग अलग साइज हाँ, अलग अलग तरीके की बन रही है, तो इससे पीछे भी कुछ मीनिंग होता है। तो वो चीज आपको सीखनी होगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। इसके अलावा ये पूरा चार्ट है, ये चार्ट भी तो कोई पैटर्न बना रहा होगा, तो उस पैटर्न को भी हमें सीखना होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया, वो सीख लो, RSI के बारे में सीख लो, और इसके अलावा एक VWAP बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसके बारे में सीख लो। तो इतना सीख लोगे और एक टेक्निकल एनालिसिस की जो वीडियो है उसको सीख लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो मैं चलो वो मैं वीडियोज़ वगैरह देख के वो मैं समझ जाऊँगा, सीखने की कोशिश करूँगा। हाँ। लेकिन एक्चुअली में मैं चाहता था मतलब एक कोई बेसिक स्ट्रैटेजी अगर आप बता देते कि मतलब एज अ बिगिनर अगर मैं वो सब कुछ सीख जाऊं, उसके बाद मैं मतलब किस स्ट्रैटेजी से मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग स्टार्टिंग में मतलब करना स्टार्ट कर सकता हूं। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो एक स्ट्रैटेजी होती है कि पहले 5 मिनट में जो कैंडल बनी, ठीक है, सब बेसिक बता रहा हूँ, 5 मिनट में जो कैंडल बनी उसके हाई को और उसके लो को मार्क कर दो। उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर बाय कर लो, लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर लो, ठीक है? ये एक स्ट्रैटेजी होती है। इसके अलावा कुछ लोग टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स के बेसिस पे भी सिलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा तो आप अभी क्या करोगे कि एग्जैक्टली उस स्ट्रैटेजी को सीधा जाके ट्रेड ले लोगे, ठीक है? अब उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, फिर आपको कहोगे कि जो बताया था वो तो बेकार चीज़ थी। तो क्योंकि स्ट्रैटेजी जब मैं आपको कोई बता रहा हूँ तो स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हर स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा वो हर मार्केट में अप्लाई नहीं करेगी, इसलिए आपको कई सारी स्ट्रैटेजी सीखनी होती है। मेरे हिसाब से आपको मिनिमम ना आपके पास कम से कम 5 से 6 अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अपनी इन द सेंस ये नहीं है कि आपने खुद से बनाई हो, चाहे आपने यूट्यूब में हमारी वीडियो देख के सीखी हो या किसी की भी वीडियो देख के सीखी हो, आपके पास 5-6 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि डिफरेंट मार्केट में काम करें। साइडवेज मार्केट में कुछ हो सकता है काम करे, कोई अप ट्रेंड में काम करे, कोई डाउन ट्रेंड में काम करे, तो उस हिसाब से अपने 5 से 6 स्ट्रेटजीज सेलेक्ट कर लेनी है। अब इन 5-6 स्ट्रेटजीज को आपने खुद से टेस्ट करना है, क्योंकि मैं आपको चाहे कितनी ही गारंटी लेके बता दूं कि ये स्ट्रेटजी काम करती है, जब तक आप खुद उसे अप्लाई करके खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो जब आपके बाय करने के बाद आपको 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 का नुकसान दिख रहा होगा, उस टाइम पर आपको लगेगा कि जो उसने बताया था सब बेकार था।
तो इसलिए आपने अगर खुद से स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया होगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है अभी प्राइस गिर रही है, थोड़ी देर में रिकवर कर सकती है। तो वो आपको खुद से ही टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दिक्कत आती है तब अपने आप पे इंसान को भरोसा होता है। तो आपने 5-6 स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है, उस पर भी हमने बहुत वीडियोस बना रखी हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया था, इस पे भी वीडियो होगी हमारी। तो अब इन 5-6 स्ट्रैटेजीज को आपने जब सीख लिया तो उसको सीधा जाके मार्केट में अप्लाई नहीं करना है। पहले कुछ दिन ना चार्ट पे ट्राई करो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्राइस ने ये जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो वहाँ पे हमें बाय करना होता है, नीचे की तरफ बाय किया तो वहाँ पर हमें सेल करना होता है। ये बेसिक है, इसको जाके अप्लाई मत करना, क्योंकि कई बार ये बहुत फेक सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कंफर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है, जैसे हम साथ में वॉल्यूम वगैरह का यूज़ करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता चल गया ना, समझ आ गया ना, तो इसको खुद से ट्राई करके देखो। पिछले 1 महीने का चार्ट खोल के देख लो और देखो कि कितनी बार इसने काम किया है। अगर आपने ट्रेड लिया होता तो कितनी बार आपको प्रॉफिट होता, कितनी बार आपको नुकसान होता। ऐसे 5-6 स्ट्रेटजीज को आप खुद से टेस्ट करो, और जब आपको दिखाई देता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो 60% काम कर रही है, 70% काम कर रही है आपके हिसाब से, या कोई 50% भी काम कर रही है लेकिन उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको हाई मिल रहा है, तो उस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करोगे तो तब आप पैसे कमा पाओगे। बट उसके लिए मेन चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि ट्रेडिंग में कहा जाता है कि स्ट्रेटजी सिर्फ 20% काम करती है, बाकी जो 80% है ना वो सारा है साइकोलॉजी का। क्योंकि जब प्राइस गिर रही है तो वो वापस रिकवर भी कर सकती है, बढ़ रही है तो वापस गिर भी सकती है। तो कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कितना प्रॉफिट चाहिए, ये सब साइकोलॉजी है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर एक कुछ इस वीडियो को और कोई आपका डाउट रह गया तो कुछ पूछो। नहीं मतलब अभी तो लगभग क्लियर हो ही चुके हैं, बाकी मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा मतलब जब पढ़ूंगा हाँ तब हो सकता है कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपको हमेशा, चाहे आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें फॉलो करनी है। पहला तो जब भी कोई भी ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। स्टॉप लॉस आप जो ब्रोकर का ऐप होता है उसमें एक ऑप्शन होता है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये की प्राइस है, आपने 100 में बाई किया तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो 90 रुपीज़ का। यानी अब अगर प्राइस 90 रुपीज़ पे आई तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। उससे नीचे प्राइस कितना भी जाए आपको उतना, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं। मतलब वो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये हमेशा लगाना होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि 100 रुपये से 90 रुपीज़ के पास प्राइस आई या 91 के प्राइस आई और वापस बढ़ गई, तो उन्हें क्या लगता है कि यार मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 90 रुपीज़ का, 90 रुपीज़ पे प्राइस आके वापस बढ़ गया, उनका स्टॉप लॉस सेट हो गया, उनको नुकसान हो गया, तो वो अगली बार से स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। बट अगर मान लो कि आपने 10 बार ऐसा स्टॉप लॉस लगाया, आपको नुकसान हो गया, उसकी जगह पे अगर एक बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो पूरा पैसा डूब सकता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है ना। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, और उसमें बेटर तरीके से लगाओगे तो आप अपने लॉस को कम कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाना। दूसरा एक कंसेप्ट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जब भी आप बाय करते हैं तो यहाँ पर आपने 10 रुपये का स्टॉप लॉस माना है, 10 रुपये का आप नुकसान सहने के लिए रेडी हो, 100 में से 90 आएगी तो आप सेल कर दोगे। तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो, अगर इसमें कहते हैं रिस्क, तो ये आपका 10 रुपये का रिस्क है, तो आपका जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो कम से कम 20 रुपये तो होना चाहिए ना। आपको 20 रुपये का फायदा होगा तभी तो 10 रुपये का नुकसान लेने के लिए तैयार हो। तो इसका जरूर ध्यान रखना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही होना चाहिए। तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको आज समझाई हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। जी होगी। और साथ ही मुझे लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आज बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी, और उनके जो भी माइंड में क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादातर क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना, बट अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।